ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। मुल्क में जो अफरा तफरी है वो उससे कोई नाम वाकिफ नहीं है। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो जुबान पे आते आते भी रुक जाती हैं, यानी कि हम भी, हमारी जुबानें भी बंद हैं। यकीनन अदलिया की अगर बात की जाए, जब तक केसेस अदालत के उसमें होते हैं उसमें तक बात नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ इस पे ज़रूर बात की जा सकती है कि माह रमज़ान में अगर थोड़ी सी भी टॉलरेंस दिखा दें सियासतदान तो बहुत सारी चीज़ें भी हल हो सकती हैं। मिल बैठ के बात करें और चीज़ों को हल करने की कोशिश करें तो चीज़ें हल हो जाएंगी। आम इंतखाबात की डेट बहुत ज़्यादा कोई दूर नहीं है, अगस्त की बात है, और अगस्त के बाद से पहले जो है वो सूबाई इलेक्शंस की गूंज है। उसमें अदालती फैसलों का इंतजार किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और जो अब अगर उसका इंतजार किया जाए तो आप ऐवानों की बात कर लें तो ऐवानों में मुख्तलिफ बिल पास करवाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी अभी ऐसा लगता है कि कोई तसादुम की कैफियत पैदा हो। अब आज की तारीख तक तो पैदा हो चुकी थी, लेकिन आगे हम दुआ ही कर सकते हैं कि आगे ऐसा ना हो। बहरहाल प्रोग्राम को इसी नौयत पे आगे लेके चलेंगे, कौन सियासी दलदल में फंसने जा रहा है और कौन नहीं है, कौन इस वक्त जो है वो तमाम चीज़ों से आगे निकल जाएगा। हाँ, अपना एनालाइज, अपना तजिया तो हम कर सकते हैं, और वो तजिया ज़रूर ये है कि अगर ये लोग तमाम सियासतदान, तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठेंगे तो यकीनन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। प्रोग्राम को मजीद आगे लेके चलते हैं। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद है मुसरत नियाजी साहिबा, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। मेरे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं, और हमें अख्तर आरई साहब ज्वाइन करेंगे कुछ देर में, और उसके अलावा जो है जीशान अब्दुल्ला भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अख्तर आरई भी ज्वाइन कर चुके हैं। मुसरत आपकी तरफ से आएंगे। एक अजीब सियासी अफरा तफरी फैल चुकी है, रमज़ान है और आज एक हमें नाखुशगवार वाक़या भी सामने आया। तमाम चीज़ों को छोड़ के सियासतदान सिर्फ सियासत में क्यों उलझे हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं समझती हूँ कि सियासत में सना उलझे हुए। देखिए, एक टाइम पीरियड है, जिस तरह के खान साहब की एक रेट है कि इलेक्शन हो जाने चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए, जमहूरी मुल्क है और जमहूरी अंदाज से होने चाहिए। खान साहब ये क्यों भूल जाते हैं कि अभी टाइम बाकी था ना। अगर आप दावेदार बनते हो कि मैं जमहूरी हूँ और मैं इंसाफ की, नाम ही इंसाफ है आपकी पार्टी का, तरीके इंसाफ, तो इंसाफ से लेके चलूँ तो आपने किस जज्बात में आकर, किस जज्बे में आकर आपने 2 असेंबलीज को डिसॉल्व किया। और अगर आपने डिसॉल्व किया ही है तो फिर वेट करते हैं ना कि जब अगस्त के अंदर तो ऑटोमेटिकली जो है ना टाइम पीरियड जो है ना वो ख़त्म हो रहा है। तमाम चाहे कौमी असम्बली हो, चाहे चारों सूबाई असम्बलीज हो, उनका टाइम जब ख़त्म हो रहा है तो उसका इंतज़ार कर लें। वैसे कहते हैं कि जी मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट पे हमारा माशी निज़ाम बेहतर नहीं है, मुल्क हमारी की मैशियत बेहतर नहीं है, उस तरफ इस्तेहकाम नहीं है, मुस्तहकम तरीके से नहीं चल पा रहा, तो फिर मुल्क के ऊपर क्या 4-5 महीने से खुदा ना खास्ता कोई ऐसा आताब अल्लाह ना करे कि आ जाएगा कि जी इलेक्शन होते हैं तो बहुत अच्छा। इलेक्शन ही क्यों खेलें, बैठ के जो है ना एक टेबल टॉक करें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स, ताकि मुल्क को बेहतर तरफ ले जाया जा सके, आवाम को रिलीफ दिया जा सके। खान साहब जब गवर्नमेंट में थे तब जो है ना अपोजिशन से कहते थे मैं हाथ मिलाना पसंद नहीं करता, और अब उन्हें चाहिए था कि अपोजिशन में सना वो बैठते। क्या अपोजिशन में बैठने वाले लोग जो होते हैं अपनी जो आवाम से उम्मीदें लेकर आए हुए होते हैं, जो वोट बैंक लेकर आए हुए होते हैं, क्या वहां खड़े होकर या वहां बैठकर आवाज आवाम के लिए बुलंद नहीं कर सकते? क्या रोडों पे या कंटेनर पर ही बात हो सकती है? मैं समझती हूँ कि मिल बैठकर कोई भी अच्छा फैसला करना चाहिए। शुरू से आखिर तक इस तमाम सिनेरियो पे देखा जाए तो मुसरत ने बातें बहुत अच्छी की, लेकिन मुसरत पे भी सवाल उठता है, पीपल्स पार्टी पे सवाल उठता है, और दूसरी जमातों पे भी सवाल उठता है कि जब आप खौफ नहीं है तो आपको इलेक्शंस करवाने में क्या मसला है। और अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात की जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन 2013 में भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी कि जिस पर हम ये कहें जी इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। ये सवाल ज़रूर अपनी जगह कायम व दायम है। इसके अलावा एक बात की गई कि कौमी असम्बली में आप नहीं बैठते तो क्या होता है। यकीनन इमरान खान साहब की पहले गलती थी कि उनको कौमी असम्बली में अपोजिशन में बैठना चाहिए था, फिर वो नहीं बैठे। बाद में कहीं बहुत आगे जाके उनको समझ में आया कि मुझे बैठना चाहिए, लेकिन जैसे उन्होंने सोचा कि जी बैठना चाहिए, उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया, और अभी भी बहुत सारे मामला उस लिहाज से पेंडिंग में चल रहे हैं। बहरहाल मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जीशान अब्दुल्ला साहब, माहिर कानून है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर, इस वक्त जो पहले तो हम ये सोचते थे कि जी सियासतदानों में तसादुम है, पार्टीज में तसादुम हमें नजर आ रहा था, अब इदारों में भी तसादुम नजर आ रहा है। मैं किस हवाले से बात कर रही हूँ आप यकीनन समझ गए होंगे। क्या समझते हैं इस वक्त जो करंट सिनेरियो है, माहिर कानून की हैसियत से आपका क्या तज्जिया है? देखें, ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट में
बेंचेस स्प्लिट नहीं होते या डिसेंट नहीं करते या शुरू से ही हमेशा से कंसेंसस से फैसले आते हैं, ऐसी बात नहीं है। शुरू से मतलब पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, डिफरेंट बेंचेस होते हैं, उनके हर जज का अपना एक डिफरेंट व्यू होता है। माइनॉरिटी डिसीजन जो है उसको डिसेंट कहते हैं, और डिसेंट होना तो बल्कि बहुत अच्छी बात है। वहाँ कानून और फैसले यानी कानून इवॉल्व होता है इस तरह। लेकिन इस वक्त के हालात के अगर तनाजुर में देखें, यस बज़ाहिर ये नजर आता है कि कुछ कन्फ्रंटेशन है सुप्रीम कोर्ट में, जजेस में, और वहाँ और आम तासुर जो अवाम को इस वक्त मिल रहा है वो भी यही मिल रहा है कि जैसे कुछ जजेस खास उनके लाइक माइंडेड लोग एक तरफ हैं, कुछ जजेस दूसरी तरफ हैं, जो तासुर मेरे ख्याल से मिलना नहीं चाहिए। और जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ऐसे बेंचेस बनाएं जिसमें ना तो वो कंट्रोवर्शियल हो, ना ही उसमें किसी भी अब देखिए ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आजकल के माहौल में हमें ये देख के महसूस हो जाता है, बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन पे महसूस हो जाता है कि अगर 5 रुकनी बेंच है या 7 रुकनी बेंच है तो फैसला किस रेशो से आएगा, 4 किधर जाएंगे, 3 किधर जाएंगे। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, जो राइट कि बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जी बीच में जो एक मुद्दा आया जिसकी वजह से सारी चीजें आगे हुई कि जी जो पार्लियामेंट है वो उसकी बालादस्ती बिल्कुल है, उसकी अपनी जगह बात है, लेकिन चीफ जस्टिस के इख्तियारात की भी बात की गई। उसके बाद उसके खिलाफ जी सब चीजें हो गई, बिल भी आया, उसको हटाया गया। इस सिनेरियो को माहिर कानून की हैसियत से कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहां तक आप इस बिल की बात कर रही हैं, जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट 2023 आ रहा है, जिसको दोनों ऐवानों ने यानी सेनेट ने और नेशनल असेंबली ने अप्रूव कर दिया है, पास कर दिया है, और अब वो प्रेसिडेंट के पास भेजा गया है फॉर असेंट। अगर हम उस कानून को देखें तो उस कानून में बेसिकली प्रोवाइड ये किया जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है सो मोटो में बेंचेस बनाने का या सो मोटो एक्शन लेने का, वो अब 3 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी जो सीनियर जजेस पे मुश्तमिल होगी। वो 3 रुकनी जो कमेटी होगी वो डिसाइड करेगी कि क्या ये मैटर पब्लिक इम्पोर्टेंस का विद रेफरेंस टू इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है या नहीं है। उसके बाद आगे बात चलेगी। तो ये डिमांड बहुत अरसे से लॉयर्स, लीगल फ्रेटर्निटी में और इवन बेंचेस में भी ये डिमांड बहुत अरसे से थी, और वो डिमांड की बड़ी खास वजह ये थी कि देखें, किसी भी एग्जेक्टिव के लिए सुप्रीम कोर्ट के, हमारी हाई कोर्ट्स के हजारों फैसले मौजूद हैं जिसमें वो कहते हैं कि अगर आपको सवाबदीदी इख्तियार दिया गया है तो वो सवाबदीदी इख्तियार जो है वो स्ट्रक्चराइज होना चाहिए। अनस्ट्रक्चर्ड डिस्क्रिशनरी पावर किसी को नहीं मिलनी चाहिए। तो जब बाकी एग्जेक्टिव्स के लिए ये मेयार सेट किया गया है मुख्तलिफ फैसलों में, तो व्हाई नॉट इन द सुप्रीम कोर्ट। तो इसी चीज को आगे चलते हुए फिर सब ये कंसेंसस, बहुत डिबेट हुई है इसमें कि चीफ जस्टिस का ये जो फिर ये जो हम चूंकि टीवी स्क्रीन पे हैं तो हम वो बहुत खुल के नहीं कह सकते चीजों को, लेकिन वो जो सीनियरिटी बेसिस पे बात कर रहे हैं कि जी सीनियर होने की वजह से किसी को कोई ओहदा दे दिया गया और सीनियरिटी की बेसिस पे बात की गई, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप समझते हैं? ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि देखें, this is the difference between this judicial institution and the other institutions. Judiciary में अगर सुप्रीम कोर्ट है, लेट्स से हम एग्जांपल ले लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो ये सारे जजेस jurisdiction wise equal हैं। they are equal. Each judge has one vote. तो चीफ जस्टिस को सिर्फ इंतजामी इख्तियारात के तौर पे चीफ जस्टिस है वो, बाकी एज अ जज वो इक्वल हैं। जबकि बाकी इदारों में आप देखते हैं कि ऑफिसर्स होते हैं, फिर उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा या हाई कोर्ट्स में ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे सिर्फ एक सवाल ये है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात जो हैं वो भी, उसकी भी कोई रूल्स नहीं है। फॉर एग्जांपल सो मोटो लेने के कोई रूल्स नहीं। रूल्स से मेरी मुराद ये कि जो लॉन्ग लास्टिंग डिमांड है लीगल फ्रेटर्निटी की वो यही है कि रूल्स बनने चाहिए कि आप किन हालात में सो मोटो लेंगे, किन हालात में सो मोटो नहीं लेंगे। उससे देखिए 2 फायदे होंगे। एक जो इल्जाम लगता है या जो बात आती है कि खास मामलात पे सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले लेती है, चीफ जस्टिस ऑफ सो मोटो ले लेते हैं और कुछ मामलात को इग्नोर कर देते हैं, तो ये इशू खत्म हो जाएगा।
जब एक रूल बने होंगे कि अगर इस हालात में, इन कंडीशंस में कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी मुल्क के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस पर सो मोटो लेके प्रोसीडिंग चलाएगी। अच्छा, दूसरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू आजकल डिस्कस हो रहा है वो ये कि देखिए, ये जो 184(3) में सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, ये इख्तियार एक ऐसा इख्तियार है जो फर्स्ट एज अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट कोर्ट भी है और फाइनल कोर्ट भी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इनके इस ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील प्रोवाइडेड नहीं, जबकि फर्स्ट राइट ऑफ अपील जो है वो एक सब्सटेंटिव राइट होता है कि आपका कोई भी अदालत, कोई भी महकमा कोई फैसला करे तो उस हायरार्की में उससे ऊपर आपके पास एक मौका मौजूद हो कि आप अपने केस को प्रेजेंट करें, यानी जिसको आप राइट ऑफ अपील कहते हैं। तो अब इस बिल के जरिए एक राइट ऑफ अपील दिया जा रहा है कि जो 184(3) के नीचे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करती है उसमें दूसरा बेंच उसकी अपील सुनेगा। तो मेरे ख्याल से इसकी कोई ऐसी कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज तो है नहीं, या मुखालफत इसकी हो तो नहीं सकती। ये भी बहुत पुरानी डिमांड है कि क्योंकि एक ही अदालत एक ही पिटीशन या सोमोटो लेके फैसला कर देती है। अब देखिए ना, फैसले जरूरी तो नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करे तो वो 100% ठीक ही फैसला हो। फैसलों में गलतियां होती हैं, हो भी सकती हैं, इसीलिए अपील्स की रेमेडी प्रोवाइड की जाती है। अब अगर आप वैसे नॉर्मल डिस्प्यूट्स देखें तो आप जब छोटी कोर्ट में, यानी सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसे कहते हैं, उसमें मुकदमा दाखिल करते हैं तो एक फैसला आता है, उसकी अपील फिर हाई कोर्ट में प्रोवाइडेड होती है। हाई कोर्ट में वो फैसला करेक्ट हो जाता है, उसकी फिर एक अपील सुप्रीम कोर्ट में प्रोवाइडेड होती है। तो बेसिकली उसके पीछे जो विजडम या रैशनल है वो तो ये है ना कि वो जो दोनों मुकदमे के फरीकैन के राइट्स हैं वो डिफरेंट जुडिशियल फोरम्स पे एडजुडिकेट हो रहे हैं और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जाके डिसाइड हो रहे हैं। अनलाइक दिस सिचुएशन 184(3) के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसमें कोई राइट ऑफ अपील नहीं है। जो ऑर्डर उस प्रोसीडिंग में एक दफा उस बेंच ने पास कर दिया, दैट इज फाइनल, सब्जेक्ट टू रिव्यू। अच्छा, रिव्यू का बहुत लिमिटेड स्कोप है। रिव्यू में मेरे ख्याल से 99.9% रिव्यू डिसमिस किए जाते हैं। तो अब इस नए कानून के जरिए अगर राइट ऑफ अपील दे रहे हैं तो आई थिंक ये एक अच्छा इक़दाम है पार्लियामेंट का। ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया। ज़ीशान अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत तफसील से आपने इस पर रोशनी डाली। यकीनन कुछ चीज़ें हैं जो अभी अदालत में हैं और जब अदालत के पास होती हैं तो हम उसको बहुत ज़्यादा खुल के डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ज़ीशान अब्दुल्ला साहब ने कोशिश की कि उसको इस तरह से बयान किया जाए कि हमारे नाजरीन उसको समझ सकें। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, मुसरत की तरफ जाएंगे। मुसरत, एक इदारा था, बहरहाल हम नहीं कहना चाहते, आपकी क्या राय है इस करंट सिनेरियो पे? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं कि हम नहीं समझते कि जब अदालत में कोई भी मैटर चल रहा होता तो उस पर इतना डीपली डिस्कस किया जाए। ये इदारों के काम है और इदारे अपने काम को बेहतर जानते हैं। लेकिन सर, बात दरअसल ये कि सुप्रीम कोर्ट भी इंसान ही बैठे हैं, वहाँ गलतियाँ होती हैं। बिल्कुल, जैसे मेरे ज़ीशान ने भी बात की। जी, नहीं, ज़ीशान ने भी बात की। जिस तरह से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशरी कत्ल होना और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, फिर बाद में एडमिट करना कि हाँ ये ऐसा हुआ। कुछ केसेस ऐसे हैं कि जो ना हाई कोर्ट के अंदर चल रहे होते हैं और सुप्रीम कोर्ट एक वक्त में कह देता है कि जी वो हाई कोर्ट में चल रहा है, हम उसे नहीं सुनते, और फिर पता चलता है कुछ 2 रोज गुजरते हैं या 4 रोज गुजरते हैं, उसको जो है ना खुद से उसके ऊपर एक्शन लेके और सुप्रीम कोर्ट उसको सुनना शुरू कर देती है। देखिए, इस किस्म के जब इदारे अपनी दायरा कार से हटकर कोई फैसला करेंगे या दायरा कार से हटकर कोई काम करेंगे तो यकीनन उसमें उलझाव जरूर आता है, और मैं समझती हूँ कि नहीं आना चाहिए। ये तब नहीं आएगा जब तमाम इदारे अपने दायरा कार के अंदर रहते हुए काम करते हैं, तो मैं नहीं समझती कि उसमें किसी किस्म का सना बिगाड़ पैदा हो। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर जुडिशरी की बात की जाए, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही मैं, ओवरऑल पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ। जुडिशरी में कोई किसी की फेवर में कोई भी शख्स नहीं हो सकता, वहाँ पे बैठा हुआ कोई भी शख्स उस किसी की फेवर में नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर अफवाज की बात की जाए, पूरी दुनिया के अफवाज की बात की जाए, अगर पॉलिटिक्स में बात करें तब भी उनकी फेवर में, किसी के भी फेवर में नहीं होता। वही बात है, हर इदारा अपना अपना काम करता रहे तब भी मुल्क तरक्की करते हैं। अख्तर आराई साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं।
जी शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। जी जी। अक्सर अनानी साहब, बच्चे परेशान, टीचर्स परेशान और साथ साथ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का भी एहतजाज जो है वो सामने आ रहा है। आउटसोर्स इम्तहानात की गूंज है, मामला क्या है? देखिए, मामला ये है कि शायद हमारी हुकूमत जो है बोर्ड की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, और यकीनन के बहुत सी वीकनेसेस हैं, और ख़ास तौर पर पिछले चंद 5-10 सालों से जो है काफ़ी प्रोग्रेस जो है अच्छी नहीं है। बात यह है कि आउटसोर्स करना प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप बुरी चीज़ नहीं होती, मगर क्या आपने कैमरे सिस्टम के एग्जामिनेशन मॉडल को लेकर किसी ऐसी रेपुटेशन की कंपनी को देने जा रहे हैं, या पाकिस्तान में मौजूद आगा खान बोर्ड के मॉडल पर किसी ट्रस्टेड अथॉरिटी को देने जा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली इसका एजुकेशन ऑडिट की कंपनीज होती हैं इंटरनेशनली, जो बड़ी रेपुटेशन होती है, अगर उनको दिया जा रहा है तो फिर ठीक है। अच्छा, यानी कि ये मनपसंद कंपनीज को दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी खास कोई पहले से मॉडल को लेके चला जा रहा हो? नहीं, देखिए, नाकामी ये है कि हम क्वालिटी इंप्रूव कर नहीं पाए। हमारी कमजोरियां दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही हैं, आपने शिकायत देखी होंगी, मगर एक ऐसा बोर्ड भी यहाँ पर आया वजूद में जिसके अंदर बहुत ज्यादा जो है क्वालिटी को वो किया गया। जिन लोग बच्चों ने स्कूल का मुंह नहीं देखा था उनको भी जो है मैट्रिक पास की सर्टिफिकेट या इंटर पास सर्टिफिकेट देने की अफवाहें बल्कि हकीकत है। अब जो ये बोर्ड को बाईपास करके, क्योंकि बोर्ड जो होती है एग्जामिनेशन बोर्ड होते हैं, ये बड़ा समझना जरूरी है। एक टेक्स्ट बुक बोर्ड होता है जो कि एक सूबे में एक होगा, एग्जामिनेशन बोर्ड पॉपुलेशन के हिसाब से होते हैं। पहले कराची बोर्ड था, उसके बाद फिर हैदराबाद और सक्कर, फिर बढ़ गया लाड़काना, मीरपुर खास और नवाबशाह। अब ये इनका काम 6 बड़े कोर फंक्शंस होते हैं जो कि टोटली एग्जामिनेशन से होते हैं। इनका काम टीचिंग नहीं होता, इनका काम है क्वेश्चन पेपर बनाना, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन इनका है कि जनाब उस एग्जाम्स को कंडक्ट करना, और फिर इसके बाद जो है तीसरा उसकी चेकिंग, और चौथा उसकी जो है मार्कशीट और प्रिंट करना, और पांचवा जो है वो डेटाबेस को फॉरएवर रखना अपने पास ताकि नेक्स्ट उसमें काम आए। बात यह है कि जब आप चारों फंक्शन आउटसोर्स करने जा रहे हैं, सिर्फ आप डेटा को मैनेज करेंगे और बैठे रहेंगे कुर्सी के ऊपर, और फिर इनका फायदा क्या? फिर इनको बोर्ड को ही खत्म कर दिया जाए, अगर उसका तरीका होना चाहिए। एक्चुअली स्टूडेंट्स बड़े परेशान हैं, पेरेंट्स बड़े परेशान हैं कि अब क्या होगा। नहीं, आप जो मुझे सिनेरियो बता रहे हैं उसमें तो अगर बच्चे, जरूर बात करूंगी। अच्छा, आप जो सिनेरियो मुझे बता रहे हैं उसमें तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जी करप्शन नहीं खत्म करनी, बल्कि मामले और आगे लेके आने शुरू हो गए कि जी मनपसंद कंपनियां भी आ जाए, उनको ठेके भी दे दिए जाएं, बाहर से आउटसोर्स भी करवा दिया है। आपके अभी तक जो मुझे बात समझ में आई उसमें ये है, लेकिन इस वक्त चूंकि मुसरत नियाजी साहिबा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस पे कमेंट करना चाहेंगी। जी मुसरत। जो अख्तर भाई बात कर रहे हैं वजह है, लेकिन मैं समझती हूँ, देखिए इन्होंने कहा ना कि वालिदैन परेशान है, बच्चे परेशान है। मैं नहीं समझती हूँ कि जो पढ़ने वाला बच्चा है वो परेशान होगा। हाँ, मैं समझती हूँ कि नकल माफिया जरूर परेशान होगा, पेरेंट्स कोई परेशान नहीं होंगे, इसलिए कि उन्होंने बच्चों ने कहीं भी एग्जाम्स देना है, उन्हें उससे अच्छा आउटपुट चाहिए। दूसरी बात यह कि बोर्ड जब हमारा है वो करोड़ों रुपए सैलरीज ले रहे हैं उसके एम्प्लॉय, उन पर स्ट्रिक्टनेस की जाए। ये ना हो कि फिर बोर्ड पर अगर हम कहेंगे कि जी हमें एतमाद नहीं है तो समझ लें फिर हमें अपने इदारे पर एतमाद नहीं है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बात दरअसल ये है कि जहां काली भेड़ें मौजूद हैं आप उन्हें निकाल के बाहर कीजिए, जिस पर आपको शक होता है या जिस पर शिकायत होती है उन्हें निकाल बाहर कर दिया जाए। तो ये चीज अगर अच्छा सिस्टम है, गवर्नमेंट समझती है कि अच्छा सिस्टम है, हम प्राइवेटाइजेशन को देना चाहते हैं, ओ लेवल और ए लेवल टाइप का चाहते हैं, तो मैं समझती हूँ कि फिर मुल्क के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन करना फिर उसी बोर्ड ने काम है, तो बेहतर यही हो कि बेहतर इस्लाहात के साथ जिस तरह से हम ए लेवल ओ लेवल को हम आइडियल लेकर चल रहे हैं ना, मैं नहीं समझती वो हम कर पाएंगे इतना जल्दी। उसकी वजह क्या है कि ए लेवल और ओ लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कम होते हैं, और मैट्रिक सिस्टम और इंटर सिस्टम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तादाद लाखों में होती है। तो क्या ऐसी जगह जो छोटे छोटे जो हम सेंटर्स बना लेते हैं मुख्तलिफ कॉलोनियों में और जगहों में, वो उसकी वजह से क्यों बनाते हैं कि जी स्टूडेंट्स को अच्छा हो ताकि वो नियरेस्ट अपने घर के अंदर पेपर दे सकें। लेकिन उन जगहों पे मेरी ऑब्जर्वेशन है, इससे अख्तर भाई एडमिट करेंगे और यकीनन आप भी एडमिट करेंगे कि उसका
डिसएडवांटेज ये है कि वहाँ छोटे छोटे स्कूल्स में और छोटी छोटी जगहों पे जो नकल माफिया है उनका जो है ना इंटरफेयर ज्यादा हो जाती है और उसकी वजह से जो है ना नकल का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जिस तरह से अख्तर भाई ने कहा कि जी वो बच्चे जो स्कूल की शक्ल नहीं देखी उनकी पोजीशन A+ और A कैसे आ जाती है, जो सारा साल बच्चा पढ़ता है वो पीछे क्यों रह जाता है। तो उसके अंदर गलतियां पूरे माशरे की, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे एसोसिएशन हो, चाहे जो निगरान बैठा हुआ है बोर्ड का उसको, ये सबको मिलकर जो है ना करना चाहिए। देखिए एक टीचर किस तरह से ब्लॉक कर सकता है। स्कूल है उसके अंदर आप चंद लोग आ जाते हैं और उनके पास अपना शेल्टर ही नहीं है किसी किस्म का, तो वो 3 घंटे सख्ती कर लेंगे, 3 घंटे के बाद उनकी जान को कौन सेव करेगा। अच्छा ठीक, मुसरत अपनी तौर से बिल्कुल सही बात कर रही हैं और एज अ पेरेंट भी कर रही हैं, एज ए सियासी रहनुमा भी कर रही हैं, लेकिन एज अ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के हेड के तौर पे अख्तर आनी साहब क्या समझते हैं आप? असल एहतजाज ये है कि कोई और आउटसोर्स किया जा रहा है, या असल एहतजाज ये है कि अगर आउटसोर्स कर दिया जाएगा तो हमारे बोर्ड का रोल क्या रह जाता है, मुद्दा क्या है? देखिए बात यह है कि बोर्ड का जो कोर फंक्शंस हैं वो फंक्शंस तो आउटसोर्स करने जा रहे हैं, चारों के चारों फंक्शन। सिर्फ डेटाबेस को वो मैनेज करेंगे तो उसका तो मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि आप कैपेसिटी बिल्डिंग करें। बात यह है कि ये जो 4 बड़े फंक्शंस हैं इसमें एक एक करके आप इसमें इस्लाहात करते, इस्लाहात के बजाय हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पेपर का तरतीब देना, उसकी प्रिंटिंग करना और उसको फिर सेंटर्स तक पहुंचाना, क्या इसमें इंप्रूवमेंट नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती थी। एक्चुअली हमें अपने इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करते, हम अपने गवर्नमेंट के इदारों पर ट्रस्ट शायद नहीं करते, हम कंट्रोल कर सकते थे। अगर आप किसी आउटसोर्स करते हैं तो क्या इंटरनेशनल रेपुटेशन के किसी इदारे को आप इसमें इंगेज करें। मैं आपको लोकल 2 एग्जांपल सिर्फ दे दूं और मैं बात लंबी नहीं करूंगा कि अगर आप क्वेश्चन पेपर की प्रिंटिंग बिल्कुल जैसे करेंसी प्रिंट होती है इस तरह से आप उसको बड़ा सेफ प्रिंट करें, और जिस तरह करेंसी कैश वैन्स लेकर बैंक में जाती हैं इसी तरह से आप पेपर्स के बैग सील हों और वो सेंटर तक पहुंचाए जाएं। तो अब आजकल तो बिल्कुल इस तरह नहीं होता, व्हाट्सएप पे एक दिन पहले जो है आप उसको पेपर को आउट कर देते हैं। तो बात यह है कि दिन ब दिन पस्ती की तरफ जा रहा है ना। अच्छा मैं आप ही से पूछ रही हूँ कि अच्छी तरह से करें। अख्तर आनी साहब, ये सिंध का हाल है या पूरे पाकिस्तान तमाम सूबों में ऐसा ही सिलसिला है, आपको क्या लगता है? मैं सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए गवर्नमेंट अपनी इस्लाहात करती है, मैं ये नहीं कहता। बात यह है कि आपके कंट्रोल में क्यों नहीं है, आप क्यों नहीं इसको कर सकते? आप एक एक चीज को आउटसोर्स करें ना। अच्छा ये तो हमने देखा है कि आप आउटसोर्स करें, पेपर को शफाफियत लेकर आए और पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक जब तक ना पहुंचे, वो सील ना खुले, तब तक वो बिल्कुल एग्जैक्ट उस टाइम पे सील खुलनी चाहिए। ये हमारे लिए बड़ी अजीब सी एक सूरत हाल थी कि और सुप्रीडेंट भी सेंटर का वहां बैठा हो और एक वक्त में पेपर खुले। कैसे पेपर पहले आउट होता है? आप तमाम तर फंक्शंस के अंदर आप नहीं कर पाते। आप कोई मॉडल आगा खान बोर्ड का ले लीजिए, आप एजुकेशन ऑडिट कंपनीज हैं बैरून मुल्क, उनको आप कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। आप बहुत इजी है। पाकिस्तान में बहुत सी पेपर की तरसील करने की पॉसिबिलिटी है। तो आप हमारे बोर्ड को वीक नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारी एसोसिएशंस में, हमारे प्रोफेसर टीचर्स में ऐसे बहुत मुफाद परस्त मौजूद हैं। जैसे हमारी बहन ने कहा कि काली भेड़ें हर जगह होती हैं, हम में भी होंगी, और वो भी इस एहतजाज में निकल आए हैं। आपने देखा क्योंकि उनका भी रोजी रोटी चल रहा है, शायद उनकी भी कोई इंटरेस्ट है, उनके भी मामलात हैं। मेरा ख्याल है अख्तर आनी साहब सबसे बड़ी करप्शन ही तालीम में है। मुझे तो हैरत होती है जब 9th क्लास के बच्चों को 9 बजे पेपर अगर स्टार्ट होना हो तो मैं 9:30 बजे उनको मैंने होटलों में चाय पीते हुए देखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि रात के वक्त उनके पास पर्चा पहुंच जाता है और आराम से वो चूंकि रिलैक्स होते हैं, आराम से वो इम्तहान में जाते हैं और जो पेपर देते हैं। इसमें फिर अच्छा पढ़ने वाला कहाँ जाएगा? मैं आपसे जो मेन क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ वो मुझे बताइए कि आपके क्या इल्म में है कि ये आउटसोर्स के लिए कौन सी कंपनियों को इस्तेमाल किया जाएगा, कहाँ किनको ये ठेके दिए जाएंगे, किनको ये जो है MOU साइन करने जा रहे हैं ये लोग? मैं तो कहता हूँ ये क्वेश्चन तो हमारी बहन से पूछे, खुद एजुकेशनिस्ट भी हैं और पॉलिटिशियन भी हैं और इन्हीं की पार्टी ने ये सब कुछ किया है, तो ये ज्यादा बेहतर बता पाएंगी आपको वो कौन सी कंपनी है, उसकी रेपुटेशन क्या है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उन्होंने कितने इंटरनेशनल लेवल के एग्जामिनेशन कंडक्ट किए हैं, उनको तो सामने लेकर आए पब्लिक के सामने।
अच्छा, मैं आपसे यही सवाल पूछ रही थी, जो शायद जो आवाज में कहीं दब गया, कि ये सूरत हाल आपको लगता है कि सिर्फ सिंध की है या दूसरे सिटीज की भी है, दूसरे सूबों की भी है? फिलहाल हम लोग सिंध में बात कर रहे हैं तो इस वजह से सिंध की बात करते हैं। अब तो यूनिवर्सिटीज की तो हमने बात ही नहीं की, अब तो और भी बहुत से मामला है जिस पर हमें बात करनी है। तो बात यह है कि आप हमारी बहन से पूछे ना, वो कंपनी बताए उसको किस तरह से आपने हायर किया है, कैसे किसने प्रपोजल दिया है, क्यों यकायक बैठे बैठे आपने जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, वो क्या रेपुटेशन है उनकी। अच्छा, चूंकि ये बात एक हकीकत है कि जरूरी नहीं है कि कोई किसी पार्टी से ताल्लुक रखता हो तो वो तमाम मामलात के हवाले से भी जानता हो, लेकिन फिर भी मैं मुसरत से कहूंगी कि मुसरत कोई कमेंट करना चाहेंगे आप? देखिए मसला हमारी बहन जो है वो बहुत अच्छा एजुकेशन से और बड़ी लॉयल है, ये मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर मुझसे ज्यादा जवाब दे सकती है। जी बिल्कुल, वो दे आप उनसे प्लीज पूछिए। देखें बिल्कुल मैं इस चीज़ का जवाब दूंगी। अगर देखें जो मैंने आपसे कहा कि बाखुदा खुद से अगर आप साबका ये बता देंगे, साबका बोर्ड के जो चेयरमैन थे उनको भी अगर आप ऑन बोर्ड लेना चाहती तो लेती, कि यहाँ पे ये होता था कि जितने भी, बड़ी माजरत के साथ कि मैं अख्तर भाई या किसी भी प्राइवेट एसोसिएशन पे एलिगेशन नहीं लगा सकती, कबल वक्त जो है मैं माजरत चाहूँगी, ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ये खुद एडमिट करेंगे अख्तर भाई के, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो प्रेशराइज करके पास करवाते हैं। वो हम ही लोगों में से तो है ना, जब हम लोगों में से है तो उनका कल्ला गुम्मा करे ना। और जब इस किस्म की कंप्लेंट्स जाएंगी, पेरेंट्स करेंगे, आप जैसे हम जैसे पढ़े लिखे लोग करेंगे। स्पेशली मैं अपने आप को पहले सामने रखती हूँ कि बोर्ड से पूछिए कि 3-4 साल से मैंने कहा कि मेरे किसी स्कूल में सेंटर नहीं होगा। उसकी रीजन कि मैं बिल्कुल इस मामले में किसी भी सूरत में फिरौन से कम नहीं थी कि कोई भी स्टूडेंट चीटिंग नाम की चीज, तो चीटिंग नाम की चीज यहां से आउट होगा, बुक्स तक अलाउ नहीं करती थी, कोई मोबाइल अलाउ नहीं होता। जहां तक मोबाइल और पेपर का ताल्लुक है, देखिए अगर बच्चे के पास किसी तरह से उसने हाइड में मोबाइल रखा हुआ है, किसी से पेरेंट्स से पूछ के कर रहा है, 9 बजे आया पेपर्स उनके हाथ में, वो कितनी देर लगती है व्हाट्सएप करने के बाद वायरल होने में। ठीक है, एक चीज। दूसरी बात यह है कि अगर कोई गलत है, इदारे में है, मतलब बोर्ड में है या कहीं भी है, तो उसको उस सीट से डीरेल कर देना चाहिए, उसको वो पोस्ट ही नहीं देनी चाहिए। जहां तक मेरे भाई ने कहा कि गवर्नमेंट क्यों चाह रही है, देखिए कोई भी गवर्नमेंट जो है ना अपने सिस्टम में बेहतरी लाती है, हार्डल्स नहीं लाती। अगर गवर्नमेंट अपने भी तो बच्चे पढ़ रहे हैं, सबके पढ़ रहे हैं, सबके पढ़ रहे हैं, हमारे आपके क्या कोई अनपढ़ तो नहीं रह जाएंगे, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं ना। तो बात दरअसल ये कि अगर सिस्टम बेहतर होगा तो मैं समझती हूँ सबके लिए बेहतर होगा। मुझे बताएं सना, आप अपने बच्चे को अगर हायर स्टडी के लिए भेजती हैं तो यकीन करें वो ओ लेवल और ए लेवल की डिमांड क्यों करते हैं। वो हमारे मैट्रिक सिस्टम या इंटर सिस्टम में जब जाते हैं तो वो हमारे बच्चों को फाउंडेशन ईयर देते हैं कि जी आपके पास, उसका नाम क्या दे रहे होते हैं, आपके पास जी 12 ईयर्स या हमारे पास 13 ईयर्स की। रीजन ये नहीं है, रीजन ये कि वो भी हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो अच्छा सिस्टम अगर गवर्नमेंट ला रही है तो मेरे जैसा बंदा बीइंग अ पेरेंट्स उसको वार्म वेलकम करेगा, और अगर वो गलत सिस्टम होगा तो जिस तरह से ये चीखेंगे चिल्लाएंगे मैं उससे डबल कहूंगी। ये एमकैट का सिस्टम तो अभी कुछ सालों से मुतारफ हुआ, लेकिन उससे पहले जो जिस तरह से मेडिकल के टेस्ट होते थे और जिस तरह सेकंड ईयर का रिजल्ट आता था, वो भी बड़ी सबके सामने सूरत हाल है कि, लेकिन इस पे मजीद किसी प्रोग्राम में बात करेंगे। बहुत से पेरेंट्स इस पे जो है, 2 जुमले कहना चाहता हूँ अगर मुझे सर बिल्कुल टाइम खत्म है, एक जुमला कह दीजिए। एक जुमला ये है कि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन किसी करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। तो मैंने आपको कहा कब है भाई, हर जगह में मौजूद है अख्तर भाई, मैंने आपको नहीं है, मैंने तो पेशगी माजरत की है, मैंने आपको तो कहा ही नहीं, मैंने तो किसी को भी नहीं जी कहा। जी जी अख्तर साहब आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि हमारी फेडरेशन किसी करप्शन में, किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व नहीं है। आपने स्टीयरिंग कमेटी के अंदर ऐसी भी 1-2 एसोसिएशन बिठाई हुई है जो रजिस्टर्ड नहीं है, आप उसको स्टीयरिंग कमेटी में बिठा के बैठे हैं, आप इस बात का तो जवाब दी। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।